नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते क्या हैं और साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा जिसमें जब हम अपने सूखे बालों में कंघी करते हैं और इस कंघी को जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो ये कंघी इन कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ऐसा किस वजह से होता है? आप में से अधिकतर लोगों को इसका जवाब मालूम ही होगा कि ऐसा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। तो चलिए इस फिनोमेना को और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम देखते हैं या फिर जिन चीज़ों की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें कहलाती हैं मैटर। जैसे बस, कूलर, टीवी, एसी, पंखा, ह्यूमन बॉडी, जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, ये सभी चीज़ें एटम से मिलकर बनती हैं। दोस्तों, एंशियंट टाइम में जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हम मैटर को तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे जिसके बाद हम फर्दर मैटर के टुकड़े नहीं कर सकते, और इसी अनडिविजिबल स्टेट को उन्होंने नाम दिया था एटम। एटम का मतलब ही होता है अनडिविजिबल। पर बाद में जब हमने एटम के बारे में फर्दर स्टडीज़ की तो हमें ये पता चला कि एटम खुद कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑलराइट, अभी तक हमने ये जाना कि मैटर एटम से मिलकर बनता है और एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं। ऑलराइट दोस्तों, इस एटम का जो सेंटर पार्ट है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर स्टेशनरी पोजीशन पे रहते हैं, यानी इन्हें इस पोजीशन से निकालने के लिए हमें बाहर से काफ़ी सारी एनर्जी इस पर लगानी पड़ेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑलरेडी मूव करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना हमारे लिए आसान है। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, अगर मैं एटम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूं तो एक एटम की दो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला होता है इसका मास और दूसरी मेन प्रॉपर्टी है एटम का चार्ज। एक एटम को उसका जो मास है वो मोस्टली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से मिलता है, जबकि एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के मुकाबले इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बेहद कम होता है। तो अगर मैं बात करूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की, तो जो प्रोटॉन का मास अगर मैं केजी में बोलूं तो इसकी वैल्यू होती है 1.672623 इंटू 10⁻⁻27 kg। राइट, जबकि न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 674,927 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऑलराइट, और अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इन दोनों के मुकाबले काफ़ी कम होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 9.10933837 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो आप देखो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम है। इसी वजह से जब भी हम मास का कैलकुलेशन करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 प्रोटॉन्स हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 ही हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो। तो हमें ये याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा बराबर होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में। दोस्तों, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं 2 प्रोटॉन्स लूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक और 2 प्रोटॉन्स है, और अगर हम इन प्रोटॉन्स को पास लाने की कोशिश करें तो हम क्या पाते हैं कि ये दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। जबकि अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को पास लाएं, तो यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें जब हम पास लाते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इससे हमने क्या देखा? इससे हमने ये देखा कि सेम तरह के पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एक दूसरे को रिपेल करने की इसी पावर को हमने नाम दिया चार्ज।
हमने ऐसा कहा कि प्रोटॉन्स पे एक तरह की पावर है जिससे वो अदर प्रोटॉन्स को रिपेल कर पा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स पे भी एक वैसे ही सेम पावर है जिसकी वजह से वो अदर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर पा रहा है। ऑलराइट, तो प्रोटॉन्स के पास जो ये पावर है कि जिसकी वजह से वो अदर सेम पार्टिकल्स को रिपेल कर पा रहा है, इस पावर को हमने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स की इसी पावर को हमने नाम दिया नेगेटिव चार्ज। तो हमने कहा कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। पर दोस्तों, जब हम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को साथ लाते हैं तब क्या होगा? इस केस में होता है अट्रैक्शन। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि सेम तरह के पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं जबकि अपोजिट पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर हम इसे समराइज़ करें तो हम ये कहेंगे कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो चार्ज होता है। और अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि सेम पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जैसा हमने यहाँ देखा कि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं ऐसा करूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पास लाएं या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को पास लाएं तो इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन ही होगा। ऑलराइट दोस्तों, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो जितना हमारे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस एटम के पास देखिए कि पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 2, जबकि नेगेटिव चार्ज कितने हो गए, 1 2। तो इस एटम के अंदर हम देखें तो नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की संख्या बराबर है। ऑलराइट, तो इसी वजह से एक एटम नॉर्मली न्यूट्रल स्टेट पे होता है, यानी नॉर्मली उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि देखिए, जैसा मैंने आपको बोला कि सेम तरह के पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, तो इन प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो न्यूक्लियस में इन दोनों को बनाए रखने के लिए या न्यूक्लियस में इन दोनों प्रोटॉन्स को जोड़े रखने के लिए यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन है ये ग्लू की तरह काम करता है, यानी ये इन प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर जोड़े रखता है। न्यूक्लियस के इन पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है और इसे ही हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और जब हम इन पार्टिकल्स को, जब हम इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, जब हम इस न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रोसेस में काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इसी फिनोमिना का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर जनरेशन में भी किया जाता है। ऑलराइट, चलिए, जबकि आप देखिए कि ये जो प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बोला कि अपोजिट पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इन पार्टिकल्स के बीच में कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ऑलराइट, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कूलम्स लॉ की मदद से निकाल भी सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे K जो है ये कूलम्स कांस्टेंट होता है, जबकि Q1 और Q2 इन पार्टिकल्स का चार्ज है, तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, और R है इनके बीच का डिस्टेंस। तो आई होप इतना डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब वापस चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब हमने अपने सूखे बालों में कंघी करी थी, तो यहाँ पे ये बालों और कंघी के बीच में क्या हो रहा है, अब देखिए कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। इस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं, तो इस फ्रिक्शन की वजह से हमारे बालों के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंघी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस कंघी में क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जैसे ही इस कंघी पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये कंघी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इनिशियली तो क्या था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर थी, पर जैसे ही इस कंघी ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई और अब ये कंघी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं रहे। ओके, तो यहाँ से हम एक और चीज़ समझेंगे, जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो कैसी हो जाएगी, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी तब वो क्या हो जाएगी, तब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ऑलराइट, और जब हम इस नेगेटिवली चार्ज कंघी को कागज़ के इन पीसीस के पास लेके गए तो क्या हुआ कि इन पीसीस पे कोई भी चार्ज नहीं था, यानी ये न्यूट्रल थे।
जिसकी वजह से ये कंघी न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच पाई। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे मौजूद रहने वाले चार्ज के बारे में बात करी। अब अगर हम बात करें चार्ज को नापने के एसआई यूनिट के बारे में, तो चार्ज को कूलम्स में नापा जाता है। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम्स होती है, और एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यूज बराबर होती है, और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। आप में से अधिकतर लोगों को उसका जवाब पता ही होगा, और जिनको नहीं पता तो उनके लिए हिंट भी स्क्रीन पे ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑलराइट, तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना आएगा 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए हमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो कूलम्स है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो आई होप यहाँ तक का डिस्कशन आपको क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम लोग चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है ये जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।